हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई भी चल रही होगी। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, हम लोग इसका पहला क्लास हम लोग देखे थे। छठा क्लास का SCERT की किताबें हो जाती है और किताब का नाम आप देख सकते हैं, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन है। और ये पार्ट 1 हो जाता है, भाग 1 हो जाता है। समग्र शिक्षा अभियान की यह किताबें हैं, बिहार सरकार के द्वारा यह किताब छपती है। इन्हीं के हेड मतलब समझिए कि गाइडलाइन में ये सारी किताबें चलती हैं। क्योंकि आप जानते होंगे NCERT और SCERT में अंतर है। NCERT नेशनल हो जाता है और SCERT जो है स्टेट लेवल का हो जाता है। हर राज्यों का अपना अपना एक समझिए कि हैंडल करने वाला शिक्षा विभाग के माध्यम से होता है। तो अतुल प्रसाद ने ये भी बात कहा था, हम बार बार इसलिए याद कराते हैं कि आप लोग कहीं वन लाइनर में फंस न जाए। हम आपको बार बार इसलिए हम कहते हैं कि आपको एक बार किताबों का संग्रह करना है और बहुत सारे फैक्ट होते हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं, कैसे पढ़ना होता है, कैसे इसकी तैयारी किया जाता है ना। NCERT या SCERT पढ़ने का भी कुछ टेक्निक है, कुछ तरीका है। अगर उस तरीके से हम लोग पढ़े तो बहुत ईजी हो जाता है किसी भी कंपटीशन को पास करना। आप देखते हो कि एक बार में लड़का UPSC फाइटर हो जाता है, एक बार में लड़का BPSC फाइटर हो जाता है। कैसे होता है? कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। वही चीज़ें हम लोग डेवलप कराते हैं। वही चीज़ पे अगर एक बार आपने टारगेट किया तो कोई भी कंपटीशन बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है। कंपटीशन की तैयारी के लिए 2 साल से ज़्यादा वक्त अगर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा बर्बादी यहीं से होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग इसको देख रहे हैं, यही हम लोग करेंगे। हम लोग पहला क्लास किए हुए थे, है ना। चलिए हम लोग दूसरा क्लास देखते हैं कहाँ से शुरुआत होता है। चौथा, मुझे लगता है चौथा अध्याय हो जाता है आपका। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सॉरी, हाँ ये हमारा चौथा अध्याय हो जाएगा, है ना। यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। देखिए चौथा अध्याय है, आप देख सकते हैं 4 में कहता है यहाँ पे लेन देन का बदलता स्वरूप, है ना। लेन देन का बदलता स्वरूप। देखिए प्रश्न तो बहुत पूछे जाते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे फैक्ट है ना। कुछ चीज़ें हम बोल करके आपको बताते हैं, अभी बहुत सारा ऐड करना बाकी है। तो क्लास जो स्टार्ट हो रहा है उसमें बहुत एकदम फुल तरीके से हम उसमें सब कुछ ऐड करने वाले हैं तुरंत ही। तो यहाँ पे देखिए वस्तु विनिमय की बात करें तो प्राचीन ज़माने में जो मुद्रा का एक आधार था, है ना, वस्तु विनिमय कह सकते हैं, इसी से व्यापार हुआ करता था। जैसे मैंने एक बार बताया था कि जब भी आप बाज़ार जाते हैं तो अगर चावल और दाल खरीदना हो तो उसके बदले में आप रुपया देते हैं, है ना, मुद्रा देते हैं। लेकिन उस समय की बात थी जब हमारे भारत में ऐसा सामाजिक संरचना, इस तरह से अर्थव्यवस्था का एक ढांचा तैयार नहीं हुआ था। तब अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे वस्तु विनिमय होता था। जैसे आपके पास अगर चावल जो है उपजता है और आप चाहते हैं गेहूँ खरीदने को, अगर मेरे पास गेहूँ का उत्पादन हो रहा है तो हम एक दूसरे को लेन देन करते थे। वही हमारा एक विनिमय प्रणाली थी, इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना। इसी चीज़ को हम लोग विनिमय प्रणाली बोलते हैं। जैसे ही हमारा समाज डेवलप होने लगा, है ना, जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप होने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों का मानसिक और चेतना जो है विकसित होने लगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने मुद्रा का भी चयन करना शुरू कर दिया। जैसे अगर कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि इस दुनिया में, इस विश्व का सबसे पहला मुद्रा बताइए कौन सा हो जाता है, तो सबसे प्रथम अगर मुद्रा की हम लोग बात करें, है ना, प्रथम मुद्रा जो विश्व की प्रथम थी, है ना, उसको हम लोग लिडियन सिर कहते हैं या लिडियन लायर भी कहा जाता है ना। याद रखिए लिडियन लायर, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे, लिडियन लायर बोलते हैं, है ना, लायन बोलते हैं आपको, है ना। लायन मतलब शेर होता है, आपको पता ही होगा, है ना। यह दुनिया का पहला सिक्का है। देखिएगा BPSC में आपको सिक्का से भी प्रश्न पूछा हुआ है और यहीं पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का पहला सिक्का बताइए, है ना। भारत का पहला सिक्का अगर देखेंगे तो ये भारत का पहला सिक्का जो है ना, ये पंचमार्क का हो जाता है ना, पंचमार्क का हो जाता है। आप दिल्ली सल्तनत में देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में देखिए, मेडिवल इंडिया देखिए, इसमें बहुत सारे शासक ने, बहुत सारे सुल्तान और बादशाहों ने अलग अलग तरीके से मुद्रा जारी किया, जहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे इल्तुतमिश की अगर बात कर दिया जाए तो इल्तुतमिश से देखिएगा, इल्तुतमिश से सवाल पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि टंका जो है ना, टंका किसने जारी किया, है ना। और यह टंका जो है
है ना, किस चीज़ का बना हुआ है, किस धातु का बना हुआ है, यह बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो टंका जो जारी किया, जो मुद्रा है, इसको इल्तुतमिश ने जारी किया, है ना, इल्तुतमिश ने जारी किया। और इसी इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, याद रखिएगा, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। और ये जो टंका है, टंका इन्होंने चांदी का बनाया था, है ना, चांदी का। एक और सिक्का इन्होंने जारी किया जो बहुत ही चर्चित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। जैसे टंका, उसके बाद जीतल हो जाता है ना। दूसरा जो है इल्तुतमिश ने जो जारी किया उसका नाम है जीतल। जीतल नाम का एक सिक्का जारी किया। और यह पूछा जाता है जो जीतल है किस धातु का बना है, तो ये देखिए तांबा का हो जाता है ना, यह तांबा का बनता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी हम लोग कर ले तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे में देखिएगा एक और भी है जिसको हम लोग शाहरुख, है ना, शाहरुख खान, उसी के नाम पे आप याद रख सकते हैं। बाबर ने एक सिक्का जारी किया था, है ना, उसका नाम रखा उन्होंने शाहरुख, ठीक है, शाहरुख नाम रखा था, है ना, और इसे जारी किया बाबर ने, ठीक है। और ये शाहरुख जो सिक्का था वो चांदी का सिक्का था, है ना, याद रहेगा। बाबर ने एक सिक्का जारी किया जिसका नाम है शाहरुख, ठीक है। और यह जो सिक्का है यह चांदी का बना हुआ था। एक और भी कुछ याद रख लीजिए, हो सकता है कहीं पूछे आपसे। जैसे अकबर द्वारा जो जारी किया सिक्का है उसका नाम है मुहर, है ना, मुहर नामक एक सिक्का भी उन्होंने जारी किया, है ना। और रुपया नाम से एक चांदी का सिक्का भी चला है, रुपया, ठीक है, चलिए लिख देते हैं रुपया, है ना, रुपया नाम से एक चांदी का सिक्का भी उन्होंने जारी किया, है ना। और एक और भी सिक्का जारी किया जिसका नाम था सहनसा, है ना। सहनसा जो है यह सोने का सिक्का होता है, सहनसा, है ना। और ये सब जारी किया किसने, अकबर ने जारी किया था। और रुपया जो इन्होंने जो सिक्का जारी किया, पूछा जा सकता है किस धातु का बना हुआ है, तो यह चांदी का हो जाएगा, याद रखिएगा, किसका, चांदी का। वो जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए, जब बात रुपया की हो जाए, है ना, तो रुपया जारी करने वाला अगर मिडिल इंडिया में अगर देखेंगे तो आपको शेरशाह सूरी हो जाते हैं। जैसे शेरशाह से पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है ना, शेरशाह सूरी है ना, इन्होंने एक चांदी का सिक्का जारी किया, है ना। और ये पूछा जाता है, चांदी का जो सिक्का जारी किया, पूछा जाता है कि यह कितने ग्राम का है ना, 178 ग्राम, याद रखिए, 178 ग्रेन भी बोले या ग्राम भी बोले, बात देखिए, है ना, याद रहेगा। चलिए थोड़ा सा और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जब आप किताब पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टोरी है ना, थोड़ा सा स्टोरी है। श्याम नारायण जो रिक्शा चालक है, भभुआ ज़िले का कृषक मजदूर था, उनके बारे में थोड़ा सा एक स्टोरी है। तो यही तो चीज़ें हैं, जब हम एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर एक विस्फोट होता है। कहने का मतलब है कि सब लोग कोरोना में नहीं हो सकता, सभी लोगों का चेतना जो है समझिए कि विकसित नहीं हो सकता। ये एक इंसान जो है किताबों से, अपने परिवार से, अपने संस्कार से और अपने समाज के जो बहुत ही बेहतर जो लोग हैं उनसे एक बेहतर इंसान का निर्माण होता है। और उसमें एनसीईआरटी की किताबें आपके बौद्धिक क्षमता को, आपका जो नज़रिया है, आपका एनालिटिकल जो अप्रोच है, आपकी जो एनालिसिस है, इसको डेवलप करता है। और यही वजह है कि आईएएस की तैयारी करने के लिए या बीपीएससी की तैयारी करने के लिए हर स्टूडेंट को यही कहा जाता है कि आप कम से कम एनसीईआरटी का अध्ययन ज़रूर करके आइए, तब शुरुआत करिए कि हमको आईएएस बनना है, हमको बीपीएससी एसडीएम बनना है ना, बहुत सारी चीज़ें। देखिए एनसीईआरटी की महत्व आपको समझ में आएगी। हम लोग भी जब दिल्ली थे तो ये सब चीज़ें ज़्यादा समझ में, सारे टीचर बोलते थे पढ़ो 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 एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी की किताबें मैंने 10 से 15 बार पढ़ा। जब मैं पीएचडी में जब मेरा हुआ एडमिशन, जब मैं नेट क्वालिफाइड किया और मैं आर्टिकल जब लिखना शुरू किया, तब मुझे फील हुआ कि एनसीईआरटी का कितना महत्व रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें, जब आप आंसर लिखते हैं, जब मेंस लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारी बौद्धिकताएं हैं, बहुत सारी आपकी मौलिकताएं हैं जो वहाँ से निखरती है। ये बाद में आपको फील होता है, बिल्कुल एक माँ बाप की तरह जो निर्माण किया जाता है अपने बच्चों का, जो मुकद्दर बनाई जाती है, उनके अंदर उनके संस्कार को डाले जाते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी ऐसे ही करता है। और यही वजह होता है कि कॉन्सेप्ट लेवल का कभी भी प्रश्न अगर बीपीएससी पूछ दे या यूपीएससी पूछ दे तो बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं बना सकते। और यही वजह होता है कि कोई भी हो,
यही तो आपके लिए सबसे बेस्ट किया कि आप घर बैठे बैठे अगर एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का अध्ययन करते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए आप ही लोगों का डिमांड था, आप ही लोगों के डिमांड के ऊपर हम लोगों ने ये काम किया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बीपीएससी जो टीचर 4.0 के लिए है ना, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 4.0 के लिए है, आप देख सकते हैं 4.0 के लिए, क्योंकि हम लोग तो ऑफलाइन ज़्यादातर जो क्लास है वहीं कराते हैं, आप लोगों ने एक ऑनलाइन टीचर बना दिया। ये बहुत समझिए कि गर्व वाली भी बात है ना। तो हम लोग हमेशा ऑफलाइन पढ़ाते रह गए, ऑनलाइन पे ज़्यादा इस तरह से नहीं हुआ। अब क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड रहा है कि सर ऑनलाइन के लिए भी जो क्लास है उसको लॉन्च किया जाए। तो हम लोगों ने बहुत ही समझिए कि एकदम सस्ता कहा जाए, और मेहनत बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी की क्लास बहुत सारे लोग 11,000 12,000 में बेचते हैं। हम एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एससीईआरटी दोनों की तैयारी एकदम कमीशन लेवल पे कराएंगे। और एकदम बीपीएससी से एक प्रश्न भी जहाँ जैसे भी पूछिए, बीपीएससी से एक प्रश्न भी आपसे मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी हम देंगे आपको। अगर आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी की जो क्लास लेते हैं मात्र 1150 रुपये में है, मात्र 1150 रुपये है। और यहाँ पे जो फैसिलिटी है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फैसिलिटी की, जैसे में 3 क्लास आपको डेली मिलेगा, है ना। डाउट क्लास अलग से है, आप जब चाहें आप मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लाइव में पूछ सकते हैं और आपके हर सवालों का जवाब बताया जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, आप जो बार बार कहते हैं पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ देखिए सभी लोगों के पास बुक है, लेकिन तरीका होना चाहिए पढ़ने का, एक सलीका होना चाहिए, अपने जीवन में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ें हैं तो बहुत मुश्किल नहीं होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। और यही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। अगर एक बार सीख लिए तो बीपीएससी से ऑफिसर बनना, बीपीएससी से टीचर बनना और यूपीएससी फाइट करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी हो जाता है ना, सिर्फ डिसिप्लिन की बात है। तो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा कांटेक्ट के लिए आज कॉल आया, ठीक है। आज क्लास भी ऑफलाइन नहीं हो पाया तो बाकी सारे लोगों से बात करने में ये चला गया टाइम। 84065199 तो इस पर संपर्क हो सकता है। आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपके मैसेज को हम ज़रूर रिप्लाई देते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई हम ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका फुल जो टेस्ट है वो टेस्ट हम लोग देंगे आपको। मटेरियल की बात करें, जैसे पीडीएफ हो जाता है तो फुल पीडीएफ जो भी होता है सारे सब्जेक्ट का, है ना। और जब भी हम लोग पढ़ाएंगे जो टॉपिक होगा, टॉपिक से आपसे टेस्ट लिया जाएगा, आपसे पूछताछ भी होगा, है ना। और फुल टेस्ट जो है इसका भी सीरीज आपको दिया जाएगा, ताकि पूर्ण रूप से आपके बीपीएससी जो टीचर है इसकी तैयारी हो सके, किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो। 4.0 के लिए आपके मन में ये ना हो कि मेरी तैयारी नहीं है, आप जब भी जाएंगे तो आराम से एग्ज़ाम फाइट करेंगे, इसकी गारंटी हम देंगे आपको। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़े। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अगला हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे, इसी में कहते हैं कि प्राचीन काल में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में करता था, है ना। इस चीज़ को आप हो सकता है समझ न पाए इस चीज़ को, लेकिन जब हम लोग प्राचीन भारत का जब पाषाण काल पढ़ेंगे तो पाषाण काल में आप देखते हैं मनुष्य ने जिस तरीके से पत्थर का प्रयोग किया, उसी पत्थर के प्रयोग के अध्ययन के आधार पर ही प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया। प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने के लिए आपके पास साहित्यिक स्रोत जो है बहुत कम मिलता है, और ख़ास करके जब इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ पुरातात्विक साक्षी हैं, वो भी मनुष्यों द्वारा जो उपयोग किया गया उसी के आधार पे हम उनका व्यवहार के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, है ना। वही कहता है कि जब वो लोग जीवन यापन करते थे तो जानवरों का खाल उतारना या चमड़ा का प्रयोग जो करते थे मुद्रा के रूप में होगा, है ना। जैसे आगे हम यहाँ पे देखेंगे, कहते हैं कि बाढ़ में, ये मतलब कहें कि पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में। आप यहाँ पे मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आप अगर वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जब वैदिक सभ्यता आता है
तो वैदिक सभ्यता बिल्कुल एक ग्रामीण सभ्यता हो जाती है। और उससे पहले जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकरण सभ्यता होती है। इस दुनिया की सबसे बेहतरीन सभ्यता संस्कृति हमारे भारत में ही रहा है ना, जो उत्खनन के बाद प्राप्त हुआ। और बड़ा गर्व होना चाहिए इस संस्कृति और सभ्यता पे कि इसके समकालीन दुनिया का कोई भी संस्कृति और सभ्यता इतना विकसित अवस्था में नहीं था जिस अवस्था में हमारा हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता को हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपको आएगा वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता में कहा जाता है कि गाय जो था, गाय प्रधान था, गाय की प्रधानता सबसे ज़्यादा थी। आपकी ज़िंदगी का जो केंद्र बिंदु था, आपके अमीर होने का, है ना, आपकी जान बचाने का, आपके खाने का, सब कुछ स्रोत था आपका गाय। जैसे देखिए जो जितना गाय रखता था, है ना, वैदिक सभ्यता में, वो उतना ही व्यक्ति अमीर था। आज तो आपके पास देखिए जितना बैंक अकाउंट में ज़्यादा है, जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितनी बहुत सारी चीज़ें, तब ज़्यादा अमीर माने जाते हैं। इस समय की समाज की अगर बात करें तो गाय ही सबसे ज़्यादा प्रधान था, है ना। समय अगर देखेंगे, है ना, समय से लेकर के मतलब जीवन की हर आयाम तक गाय से ही सब कुछ प्रारंभ होता था। और यही वजह था कि यहाँ के अगर देखा जाए तो इसी से प्रमाण होता है कि ब्राह्मणों ने सबसे पहले गाय का मीट खाना शुरू किया। ये तो हम नहीं बता रहे, ये तो प्राचीन भारत का इतिहास जब आप पढ़ेंगे ना, आप पढ़िएगा, एक बहुत अच्छा बुक है, अगर पढ़ने का कहीं मौका मिले तो पढ़िएगा। 21 श्रीवास्तवा, है ना, श्रीवास्तवा नामक एक मोटा किताब होगा प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें बहुत सारी बातें लिखा हुआ है। तो देखिए पशुओं का जो प्रयोग है ना, यह केंद्र बिंदु में था, जीवन के केंद्र बिंदु में था। अगर मानते हैं कि आप किसी की हत्या कर देते हैं तो गाय दे करके बच सकते थे, है ना। गाय में इतनी सारी क्षमता थी, टाइम देखने का तो गाय से मतलब बेटी जो भी था, सारे के सारे संबंध थे आपके गाय से ही। और यही वजह था कि ये लोग गाय का मांस भी खाते थे। और गाय का मांस इस तरह से नहीं कि अकेला नहीं, पूरे भोज जैसा एक पार्टी वाटी जो हम लोग करते हैं ना कभी, उसी तरह से यहाँ भी किया जाता था। और यही वजह था कि गाय का हत्या होने की वजह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो आप देखते हैं जो नास्तिक संप्रदाय आता है, इसी नास्तिक संप्रदाय ने इसका सबसे ज़्यादा विरोध करता है, इसका सबसे ज़्यादा खंडन करता है। और यही जो है जो बाद में ये पाखंड यहाँ पे भर जाता है, इसी पाखंड को समाप्त करने के लिए, ताकि बुद्ध ये चाहते थे कि जानवरों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा खेती में हो। लोग इसका इस्तेमाल हवन कुंड में, हत्या करने में, पाखंड बहुत सारा चीज़ था जिसको समाप्त किया। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। कहता है कि मनुष्य जब खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया, है ना, मुद्रा के रूप में करता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे कहता है कि भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने, है ना, भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। अच्छा, जैसे हमने किया कि पंचमार्क जो सिक्का है ना, पंचमार्क जो सिक्का है यह किस चीज़ का बना था, तो चांदी का हो जाएगा, है ना, किसका हो जाएगा, चांदी का। और देखिए दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेर शाह ने ऐसा ही एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया नाम दिया गया। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि शेर शाह सूरी के बारे में बाबर ने एक बात कहा था, अपने बेटे को ये बात समझाया था, हुमायूं को ये बात समझाया था कि थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। कभी कभी देखिएगा जो बहुत बड़े राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, सबकी बात छोड़िए, आपके माँ बाप जब आप सयान होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो देखिएगा हर एक बात उनके जीवन का एक अनुभव होता है। वो 70 साल का अनुभव आपको 5 मिनट में देते हैं, आपको 70 साल जीना पड़ेगा इसके लिए। और वो 5 जो आपको अभी जो अनुभव लगता है, दुनिया मुझे नहीं लगता कि माँ बाप से ज़्यादा आपको कोई चाहता होगा। आपकी सफलता में सबसे ज़्यादा खुश उनके अलावा कोई ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यही सारा चीज़ें, गद्दी पे बैठने वाला जो पहला जो बादशाह था जो हम लोग कहते हैं, उसने क्योंकि बाबर की सेना में ये शेर शाह जो थे शामिल थे, और यही वजह था कि अपने पुत्र को हुमायूं को समझाया था कि बच के रहना, और यही हाल हुआ। उनका अटैचमेंट ज़्यादा बर्बाद कर दिया, है ना। और इसी का पिता और पितामह की हालात को देख करके अकबर की नीतियाँ बदल गई।
अकबर ने अपने साम्राज्य में राजपूत नीति लागू किया, बहुत सारी नीतियाँ लागू की, और तब जा कर के क्या हुआ, एक दृढ़ और सबसे मजबूत मतलब मुग़ल साम्राज्य बना। जैसे आप बात कर सकते हैं, कभी कभी आपके मन में ये लगता होगा कि हम पढ़ते हैं बाबर को मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वास्तविक संस्थापक है अकबर को कहा जाता है ना। बहुत सारे ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे और इस तरह से बहुत सारे जो जटिल जटिल प्रश्न हैं बहुत सारे मिलेंगे आपके। तो ये चांदी का रुपया जो हो जाता है, शेर शाह का यहाँ से सवाल पूछा जाता है। देखिए, कहते हैं कि भारत में मुग़ल साम्राज्य के समय में मुद्रा की मुहर है ना, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था। ठीक है, याद रखिएगा, भारत में मुग़ल साम्राज्य के समय मुद्रा की मुहर थी, है ना। जैसे मुहर जो था, मुहर इसको मतलब समझिए कि लेन देन में हम लोग उपयोग करते थे, है ना। और यह जो था ना, वो चांदी का बनाया जाता था, और चांदी का रुपया भी था और तांबे का दाम हो जाता था, है ना। ये सिक्के का अपना अपना एक रूप है। जैसे हम लोग अगर वर्तमान सरकार की बात करें तो हमारे रिजर्व बैंक इंडिया की अगर बात करते हैं, आरबीआई का, तो आरबीआई को कागज़ का जो नोट है, 1 रुपये की नोट छोड़ करके बाकी जितने भी नोट हैं वो सारा का सारा अधिकार आरबीआई अपने पास रखता है ना। और एक बात और भी बता दें आपको, ये आरबीआई जो है, ये डॉक्टर अम्बेडकर जो पहला कानून मंत्री थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का दिमाग का उपज था। और एक ऐसी व्यवस्था बना दी कि भारत में ऐसा कुछ कोई आदमी सोच भी नहीं सकता था। इस अर्थव्यवस्था से अगर हम लोग आरबीआई की अगर बात को देखें, और आरबीआई को अगर आप पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स जिस तरह से उनका सोच था, तो हर प्रत्येक जो भारतीय है वो करोड़पति होता। लेकिन राजनीति सत्ता के वजह से ये सारा का सारा चीज़ें गड़बड़ हो गई। अम्बेडकर का एक ख्वाब था, इससे अगर आप पढ़ेंगे तो यही इकोनॉमिक्स की किताबें जो हैं, इनका जो लिखा हुआ जो किताब है, आपको लंदन और अमेरिकन जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाई जाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आरबीआई को कागज़ नोट जारी करने का, है ना, और छापने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सिक्के जो जारी करने का अधिकार है वो किसके पास है? वित्त मंत्री के पास हो जाता है ना। पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक मुद्रा जो है कौन सा? तो प्लास्टिक मुद्रा। तो प्लास्टिक मुद्रा किसको कहते हैं? तो प्लास्टिक मुद्रा पे यहाँ पे देखेंगे एटीएम सह डेबिट जो कार्ड है, इसी को कहा जाता है। आपकी एटीएम पे लिखा होगा, है ना, आप लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा ट्रांजैक्शन भी करते होंगे, है ना, तो उस पर देखिएगा, उस ऐसा लिखा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं आजकल का जो सिक्का है ना, तो एल्यूमिनियम और प्लस निकिल का बना होता है। और वर्तमान में हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखिएगा, फेरिस्टिक जो स्टेनलेस स्टील है उसमें 17% क्रोमियम और 83% आयरन मिला हुआ है। हालांकि बात करें तो अलग अलग सिक्के अलग अलग धातु के बने होते हैं, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। देखिए, आपको ये बात पता होगा, सब कुछ जानता होगा, हम लोग पॉलिटी जब पढ़ेंगे तब उसमें बड़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी और फैक्ट भी हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कार्यपालिका हो जाता है, कार्यपालिका के बाद न्यायपालिका बोलेंगे, और ये हमारा विधायिका हो जाता है। देखिए, हमारे अगर सरकार के अंगों के बारे में बात करें, है ना, तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होता है। मुझे लगता है कि इसके कार्यों के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जैसे हम लोग विधायिका की बात करें, है ना, तो विधायिका का काम क्या है? देखिए, विधायिका का काम होता है कानून बनाना, है ना। क्या करना है? विधायिका का काम है कानून बनाना, ठीक है, सब लोग जानता होगा। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, ठीक है। और देखिए, कार्यपालिका का काम जो है ये है कानून को लागू करना, ठीक है, कानून को लागू करना। इतना तो समझ गए होंगे। तो न्यायपालिका का काम क्या है? देखिए, न्यायपालिका का काम होता है कानून की समीक्षा करना, ठीक है। इन तीनों का काम क्या है? अलग अलग है, लेकिन तीनों में संतुलन देखा जाता है। हमारा जो भारतीय जो संरचना है, भारत का जो ढांचा हम लोग देखेंगे, इसमें तीनों के बीच में संतुलन है। संतुलन बना करके ही शासन को क्या करना है? क्रियान्वित करना है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। थोड़ा देर के लिए अगर देखें तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। यहाँ पे पावर तो सब कोई को अलग अलग दिया गया है, लेकिन शक्तियों का इस्तेमाल जो होता है, कभी कभी देखिएगा विधायिका जो है ना, कभी कभी कंट्रोल करने लगती है। अब देखते होंगे ना क्या। तो यहाँ पे देखिए, अमेरिका की अगर बात करें यहाँ पे, और ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। देखिए, दुनिया का कभी कभी लोग कहता होगा कि संविधान जो है
मतलब थोड़ा दूसरे तरीके से लिखा गया, ऐसा नहीं है। अगर आप संविधान पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। दुनिया की जितनी सबसे खूबसूरत संविधान आपके भारत में है, दुनिया में ऐसा संविधान कहीं पे लिखा नहीं गया। इसमें ऐसे ब्रेन लगे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, जिसमें सबसे कमज़ोर, जो भारत में सबसे वंचित समाज का भी अगर लोग हैं, सबसे ऊंचे से ऊंचे और सबसे जो कमज़ोर तबका के लोग हैं, सबसे वंचित समाज के लोग हैं, उनके भी हक और अधिकार की बात किया गया है इसमें। इतनी खूबसूरत ये मतलब समझिए कि कॉन्सेप्ट हो जाता है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी एक से एक चीज़ आपको दिखेगा, लेकिन यही चीज़ें हैं कि अमेरिका में कुछ डिफरेंट टाइप का हो जाता है। और ये जो संतुलन है, संतुलन आपको यहाँ पे दिखता है। और यही वजह कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी खेल जो होता है ना, वो बुरा नहीं होता। उसमें खेलने वाला खिलाड़ी होता है वो बुरा हो जाता है। क्योंकि दुनिया का कोई भी खेल जो आप कभी कभी लगता है कि बुरा है, ऐसा नहीं है। कोई भी खेल दुनिया का बुरा नहीं होता, उसमें खेलने वाला खिलाड़ी गंदा होता है या बुरा होता है। ये बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि पर्सनालिटी से आजकल प्रश्न आने लगा है। पर्सनालिटी आपको पढ़ना होगा और पर्सनालिटी से डायरेक्ट बीपीएससी सवाल पूछता है। और जब तक आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी का अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, तुरंत जो है बीपीएससी के द्वारा जो टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है, क्यों 2 बार 3 बार अटेम्प्ट लेना, एक बार में फ़ाइट करिए, एक बार जोड़िए, एक बार में हम फाइट कराने का पूरा जो होता है ना आपके अंदर की एनर्जी, वो सब हम करवा लेंगे। सिर्फ एक बार जोड़िए, हम आपसे करवा लेंगे, इसकी गारंटी है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है नियम बनाने का काम किसके पास है? विधायिका के पास है ना। बदले गए नियम, लिए गए निर्णय को सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। और न्यायपालिका क्या है? यहाँ पे कहता है स्वतंत्र इकाई है ना। चलिए आगे देखा जाए, स्वतंत्र इकाई हो जाता है। देखिए आप देख रहे होंगे जीएस में जो 40 सवाल आपसे पूछे जाते हैं बहुत ही टफ हो जाते हैं, क्योंकि इतना भी ये जो है आसान नहीं हो जाता है ना। तो उसमें भी बहुत सारा चीज़ें आपको देखने को पड़ेगा। इसीलिए जो किताबें आपके पास है उसका 2 बार 3 बार जितना भी रिवाइज करना है कर लीजिए। तो चलिए यही आपको बताना था। ये जो है 1150 का क्लासेस है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आपके लिए। ये लाइफ समझिए कि एक जिम्मेदारी हमारी बनती है कि यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। आपका जीएस जो है बहुत मजबूत हो जाएगा। जो जीएस की बात जो आप कभी कभी कल्पना करते हैं स्टोरी के माध्यम से, और बहुत सारे फैक्ट हैं ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो कभी आप क्लास मेरा देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। हिस्ट्री का क्लास से बहुत डीपली भी कभी कभी चले जाते हैं, और बीपीएससी से एक भी प्रश्न नहीं छूटता है वहाँ से। अगर आप करेंगे ऑफलाइन में तो हम लोग देते हैं, ऑफलाइन में देखेंगे जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं जो पहले जो थे 2.0 के लिए, तो उसमें सारे के सारे फाइट कर गए। बहुत सारे लड़के हैं जैसे समस्तीपुर हो गए, ये दरभंगा चले गए, आपके हाजीपुर भी चले गए, पटना में भी बहुत सारा लोग का हुआ है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है आपसे कि महात्मा गांधी ने 1931 में यंग इंडिया को प्रकाशित किया है ना। और यहाँ पे देखिए महिला को वोट देने का अधिकार कब कब मिला? तो महिला को वोट देने का अधिकार जो है ऑस्ट्रेलिया में कब मिला? तो देखिए 1902 में मिला। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 1902 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में बहुत बाद में मिलता है, 1920 में होता है ना, 1920 में। और 1928 में देखेंगे तो इंग्लैंड को यह हक जो है अधिकार है प्राप्त होता है। फ्रांस, भारत और इटली, जापान को भी मिलता है। देखिए 1919 अधिनियम के तहत 1919 अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। और यह अधिकार जो हुआ यह अंग्रेजी हुकूमत की वजह से हुआ, नहीं तो महिलाओं को वोट भी देने का अधिकार भी नहीं मिलता। और संयोग देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताएंगे आपको। इतिहास अगर पढ़े हैं तो आपको ये बात लगेगा। अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे और जब आपको लगेगा कि इतनी अच्छी बातें हैं, क्योंकि कहीं हो सकता है आपने ध्यान दिया हो, लेकिन एक बार ज़रूर बिपिन चंद्र का किताब अगर हो, या BL ग्रोवर का किताब हो, या सुमित सरकार का किताब हो, कोई भी हो, या चाहे तो आप स्पेक्ट्रम भी देख सकते हैं, है ना। ये सारी जो किताबें हैं मॉडर्न इंडिया का, उसमें लिखा हुआ है। पता है जब साइमन कमीशन जब भारत आया 1927 में, है ना, 1927-28 में जब साइमन कमीशन जब भारत आया तो सबसे ज़्यादा भारत के लोगों ने ही विरोध किया था। क्या ये बात को जानते हैं कि आया क्यों था? सिर्फ ये जानते हैं कि 7 के 7 जो लोग हैं उसमें सिर्फ गोरे थे, सिर्फ अंग्रेज थे, इसीलिए क्योंकि इनको बात ये पता थी
कि भारत के लोगों में वो कैपेसिटी नहीं है, इसीलिए शासन प्रशासन में हिस्सेदारी से मना कर दिया। इस चीज़ को समझने वाली बात है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे साइमन कमीशन का विरोध अगर ना किए होते तो शायद समाज में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता। शायद दुनिया का बहुत टॉप ही कोई दिमाग वाला होगा, शायद ऐसा विरोध किया होगा, नहीं पता है। विरोध किया है लोग, पता है हमको, लेकिन जब क्लास से स्टार्ट होगा तो ये बात करेंगे। तो देखिए 1919 अधिनियम की समीक्षा हेतु साइमन कमीशन भारत आई थी, और इसी 1919 की अधिनियम में बहुत सारी बातें थी जो भारत में लागू करनी थी। भारत में अधिकारों का जो सबसे ज़्यादा, महिलाओं का अधिकार, यहाँ पे ओबीसी का अधिकार, एससी एसटी का अधिकार जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होने लगा, जिसमें यहाँ तक कि महात्मा गांधी और बहुत सारे जो नरम दल के नेता थे वो चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी जो सरकार है वो रहे, ताकि हमारे समाज की जो संरचना है उसको सुधार के चला जाए। आप देखते होंगे सती प्रथा थी, बहुत बेकार का जो मतलब समझिए कि ये पुरुषवादी मानसिकताओं का एक देन था। महिलाओं को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, बहुत ज़्यादा शोषण होता था, उनको सेक्स और संभोग और मशीन, जो बच्चे पैदा करने की मशीन है, इसको बना के रखा जाता था। अंग्रेजी सरकार एक आधुनिक मानसिकता की देन थी, है ना। वो पुनर्जागरण प्रबोधन से चल करके भारत में आया था, और यहाँ की जो व्यवस्था थी मध्ययुगीन व्यवस्था थी, इसी को ख़त्म करने के लिए ये लोग प्रयास कर रहे थे। जो भारत के पुरुष, जो खास करके भारत की अगर बात करें तो पुरुष में जो सबसे ज़्यादा अनपढ़ गंवार थे उनको कोई मतलब नहीं था, कौन राजा बन रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे वो राष्ट्रीय नेता थे जो इस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठेकेदारी कर रहे थे, उनको ये बात सबसे ज़्यादा खराब लग रहा था। और यही वजह था कि बाद में अगर देखेंगे तो धीरे धीरे कंडीशन, क्योंकि हम लोग भी चाहते थे कि भाई हमारा देश ज़्यादा दिनों तक गुलाम नहीं रहे। हालांकि देश अगर देखा जाए तो बहुत पहले भी आज़ाद हो सकता था, खैर उस तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंट्री को कब वहाँ के रहने वाले महिलाओं को अधिकार मिला। अगर हम बात करें तो यूरोप में क्यों कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप है, हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में है। भारत में अगर देखेंगे तो जनजातीय समाज की जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा डेवलप है। जैसे में आप देखिएगा जितनी भी जनजाति में वहाँ पे जो लिंग भेद है बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलेगा। वहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो स्वतंत्र भाव से अपने विचारों को रखती हैं, अपना काम करती हैं। जैसे आप सेवन सिस्टर एरिया में जा सकते हैं, कुछ जनजातीय क्षेत्र में, यहाँ तक कि लोगों को अपना शादी भी करना हो तो लड़की को ये चुनने का हक बनता है कि मेरा हस्बैंड कौन बनेगा, हम किससे मतलब शादी रचाएंगे, है ना। ये हमारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा, दक्षिण भारत में भी सबसे ज़्यादा मतलब बुरा हाल देखने को मिलता है। और भारत में स्थिति तो वैसे भी सबसे ज़्यादा है। लिंग असमानता के आधार पे भारत भी है अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और सबसे ज़्यादा इसकी जो गिरावट है सबसे ज़्यादा है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, और यही सारे चीज़ें हैं जो आपसे पूछा जा सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि भारत शासन अधिनियम, हाँ यही देखिए 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, है ना, वोट डालने का अधिकार मिला। और इससे और भी चीज़ें याद रख लीजिए, महिलाओं के जितनी अधिकार भारत आज़ाद होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया, दुनिया के, यानी कि आप कह सकते हैं कि जब से हमारा समाज का जब निर्माण होने लगा उसके बाद से देश की आज़ादी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था। फिर भी जैसे विदेश की महिलाएं तो अंबेडकर को अपना भगवान मानती हैं, बट भारत की भी पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो मानती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम आज जो भी कुछ है, आज हूँ मैं जो कुछ भी, उनकी बदौलत वाली बात हो जाती है ना। क्या कि बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ज़्यादा। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा जो अधिनियम बना था, इसी के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। सोचिए अगर महिला वोट देने का अधिकार मिल जाए तो दुनिया के सबसे बड़ा हथियार उन्हीं के हाथों में है। और देश की आज़ादी जब होने लगा तो बहुत सारे राष्ट्रीय नेता थे जो ये चाहते थे कि नहीं, मात्र मुट्ठी भर लोगों को ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना। अगर बात करते हैं कि संविधान, अगर सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर को अगर शामिल न किया गया होता तो सोचिए आप कहाँ होते हैं, है ना। और बाकी OBC समाज के लोग, SC ST समाज के लोग कहाँ होता। तो समाज की समरसता को बढ़ाने के लिए, समाज को, सभी लोगों को एक दिशा में एक अच्छे मूवमेंट देने के लिए और मुख्य धारा में जोड़ने के लिए डॉक्टर अंबेडकर का एक बहुत अच्छा प्रयास था, है ना। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है, पूछा जा सकता है कि बताइए कृष्णा कावेरी जो नदी विवाद है ना, कृष्णा कावेरी जो नदी विवाद है यह किन दो राज्यों के बीच में है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना।
तो यहाँ पे देखिए ये तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाता है ना, तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा। अगला देखिए कहता है कि सतलज जो नदी विवाद है किन दो राज्यों के मध्य हो जाता है, तो देखिए सतलज नदी जो विवाद हम लोग देख रहे हैं हरियाणा और पंजाब हो जाएगा, है ना, हरियाणा पंजाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो आपको पता है 8 ही है ना, जैसे दिल्ली हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा। और एक चीज़ और भी आप लोग जानते होंगे, ये दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक साथ ऐड कर दिया गया, मिला दिया गया। इसकी घोषणा 26 नवंबर 1919 को हुआ, है ना। इसकी घोषणा किया गया कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को दोनों को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। इसकी घोषणा 26 नवंबर 1919 को हुआ, लेकिन यह जो प्रभावी हुआ 26 जनवरी 1900 है ना 2020 से प्रभावी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप और पुडुचेरी ये हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर जो आप देख रहे हैं पहले राज्य था, है ना, उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश क्या किया गया, बना दिया गया। जैसे हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर हो जाता है, एक लद्दाख हो जाता है। इसकी जो घोषणा हुई यह 5 अगस्त 2000 है ना, आप देख सकते हैं BBI हो जाता है ना। और प्रभावी आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर क्या हो जाएगा 2019 हो जाता है। देखिए आपके पास जो अध्याय 6 है यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। BPSC इसको टारगेट ही करता है बहुत ज़्यादा। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ग्राम पंचायत जो है पंचायत, इससे एकदम अच्छा से करके जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है ना। बहुत बार BPSC हमेशा पूछता रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है BLO, है ना, और ये भी कहता है कि ग्राम पंचायत की जनसंख्या कम से कम 7000 या उससे अधिक है। तो सबसे पहले एक बात हम लोग करते हैं, जैसे ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत का जो सपना जो ख्वाब था यह महात्मा गांधी का था, है ना। किसका था, महात्मा गांधी का था। और महात्मा गांधी ने इसका जिक्र अगर देखेंगे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में इसका क्या है, वर्णन किया गया है। और देखिएगा इसी ग्राम पंचायत का 73वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। और अनुसूची की बात करें तो यह 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है इसी का। और एक बात और भी देख लीजिए, पूछा जा सकता है आपसे, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ लागू किया गया, तो याद रखिएगा राजस्थान में लागू किया जाता है ना, राजस्थान में लागू किया जाता है। और राजस्थान के नागौर जो ज़िला है ना, नागौर ज़िला में सबसे पहले इसको शुरुआत किया गया था। और आपको पता है ये शुरुआत कब किया गया, 1959 में, याद रखिएगा, है ना। और एक चीज़ और भी है, जो ग्राम पंचायत में आप त्रिस्तरीय जो देखते हैं, इसमें जो 3 स्तर आपको दिखता है ना, जैसे ग्राम स्तर पर हम लोग देख सकते हैं, है ना, ग्राम स्तर पर देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा मिटा कर देखा जाए, है ना। पहला जो स्तर है यह ग्राम स्तर पर देख सकते हैं, है ना। 1 मिनट, ये सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे ग्राम स्तर पे हो जाता है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पंचायती राज जो व्यवस्था है कितने लेयर का है, कितने स्तर का है। तो पहला आपका ग्राम स्तर का हो जाएगा, और दूसरा देखिए यह प्रखंड स्तर का हो जाता है ना, प्रखंड स्तर का हो जाएगा। और तीसरा जो है वो आपका जिला स्तर का हो जाता है ना, क्या हो जाएगा, जिला स्तर का। और यह जो सुझाव है सबसे पहले किसने दिया, बलवंत राय मेहता ने, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता के ही, है ना, ये अनुशंसा पे इसको लागू किया गया। हालांकि अगर पूछा जा सकता है कि द्विस्तरीय ग्राम पंचायत का जो पहल है वो किसने किया था, तो इसे भी याद रख लीजिए, इनका नाम है अशोक कुमार मेहता, है ना, अशोक कुमार मेहता के द्वारा इसको दिया गया, अशोक कुमार मेहता, है ना। मुझे लगता है, उम्मीद है ये आपसे बन जाएगा। और 73वां जो संविधान संशोधन की हम लोग बात किए तो ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। और आप देखते होंगे 74वां जो है ना, 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है ना। और यह अनुसूची 12 में इसका वर्णन किया गया है ना, 12 में इसका वर्णन है, ठीक है। इतना तो हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कहते हैं यहाँ पे कि बिहार पंचायत आरक्षण की बात करें, है ना, इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी करते हैं।
और यह सवाल आपसे पूछा गया था कि महिलाओं को 50% जो आरक्षण मिला है ना, पंचायतों में जो 50% आरक्षण मिला, कब मिला? यह बीपीएससी सवाल पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत बेहतर कदम था जो बिहार सरकार ने इसको स्टार्ट किया। यहाँ पे देखिए, ग्राम पंचायत की आय का स्रोत हम लोग देखेंगे। आय का स्रोत तो एक कर जो खुद लगाया जाता है ग्राम पंचायतों के द्वारा, और सरकार द्वारा दिया गया अनुदान भी हो जाता है इसमें, है ना, सरकार द्वारा अनुदान भी देख सकते हैं। चलिए, हम लोग इसी की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन जो पूछा जाता है आपके बीपीएससी टीचर में, सामान्य अध्ययन से भी बहुत ज़्यादा टफ जो सवाल है पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका लेवल जब आपका एग्ज़ाम बीपीएससी ले रहा है तो उम्मीद ये रखिए कि आपको बहुत पढ़ के जाना होगा, है ना, बहुत गहराई में पढ़ के जाना होगा। तो इसी गहराई को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए आपका एक प्रश्न भी ना छूटे, हर एक प्रश्न पे मंथन किया जाएगा। अगर आपका स्कोर नहीं आता है तो स्कोर क्यों नहीं आएगा, है ना, क्यों नहीं आ रहा, उस पर विचार भी किया जाएगा। और बात करेंगे हम आपसे, हमेशा आपके कांटेक्ट में रहेंगे ताकि आपकी हर समस्या का समाधान हो सके, है ना। और सामान्य अध्ययन की बात करें शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए, तो मात्र 550 रुपये में यह एक जो टीम के द्वारा जो तैयार किया गया है, यह आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें सारी चीज़ें, जितने भी सब्जेक्ट आपको आते हैं जो बीपीएससी ने आपको सिलेबस दिया है, उस सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड हम आपको करवाएंगे। और साथ ही साथ आपके लिए प्रैक्टिस जो सेट है इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है ना। और हर सवाल पे आपसे बात किया जाएगा, सवाल गलत ना हो, अगर गलत हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, पढ़ने का स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर कराया जाएगा। और आपका एक प्रश्न भी ना छूटे, ऐसा कुछ उपाय हम लोगों ने, ऐसा कुछ तकनीक हम लोगों ने यहाँ पे मतलब समझिए कि ईजाद किया है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 84065199 पे, है ना, मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो ये पंचायत समिति से जो चीज़ें थी पंचायत को लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं ना पंचायत को लेकर के, तो एक भी सवाल नहीं पूछेगा। और ये भी सवाल पूछता है कि सबसे पहले बताइए कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन ऐसा वंश है या कौन ऐसा साम्राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन को सबसे ज़्यादा तरजीह दिया, है ना। तो आपका चोल साम्राज्य हो जाएगा, है ना। चोल साम्राज्य की जो विशेषता थी, चोल साम्राज्य की स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। हालांकि यह पहला एक सम्राट था जिसके पास 9 सैनिक थे, है ना, 9 सैनिक था, इतना भी याद रखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। गांव की ज़मीन को नापना और उसका अभिलेख रखना, है ना, एक कर्मचारी का काम होता है, जिसे हम लोग पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी कानून को भी कहते हैं, है ना। हिंदू अधिकार अधिनियम 2005 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, जैसे क्या होता था कि भारत के संविधान में बहुत सारा चीज़ें लिखा गया, क्योंकि महिलाओं को, लड़कों को लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं रखा गया, यह आपका सैद्धांतिक रूप से कहता है। लेकिन व्यवहार में अगर बात करें हम लोग, जो समाज में देखने को मिलता है, एक लड़की को उसी के घर में समझिए कि 2वें दर्जे का हक और अधिकार दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा अधिकार और हक जो है उन मतलब समझिए कि घर में बेटों को दिया जाता है। हालांकि अगर एक बात करें सच्चाई में अगर बात किया जाए तो जो काम बेटियां कर सकती है, जो काम बेटियों ने किया है, वो काम कभी बेटा नहीं कर सकता। क्योंकि माँ बाप के लिए सचमुच का जो सहारा होता है वो बेटा नहीं होता, बेटी ही होती है। फिर भी देखिए हर जगह इतना वर्क करने के बावजूद भी उनको व्यवहारिक जो अधिकार है वो नहीं प्राप्त होता है। व्यवहारिक अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक में दोनों को 1 रुपये में, माँ बाप के संपत्ति के 1 रुपये में 2 भाग बढ़ते हैं, एक बेटा के लिए और एक बेटे के लिए। और यही कहता है कि हिंदू अधिकार अधिनियम 2005। और एक बात और आपको बता दें, जब हिंदू कोड बिल जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जब लाए संविधान में, जब हो रहा था पार्लियामेंट में, तो सबसे ज़्यादा जो भारत के जो राष्ट्रवादी जो नेता थे, जो अपने आप को समाज का मसीहा और समाज का जो ठेकेदार कहते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा विरोध किया। वो नहीं चाहते थे कि भारत की महिलाएं कभी आगे बढ़े। और यही वजह था कि नेहरू साहब ने ये कहा था कि नहीं, हम इसे लागू नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि जब समानता की बातें नहीं होगा, जब महिलाएं कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकती, जब महिलाओं को हक अधिकार नहीं मिलेगा, जब भारत की आबादी में इतनी ज़्यादा आधी आबादी इनकी मानी जाती है और इनके बगैर न भारत का विकास हो सकता, न भारत की तरक्की हो सकती, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा।
और कहा जाता है कि इसी को लेकर के उन्होंने कानून मंत्री से त्यागपत्र दे दिया। कानून मंत्री से पहला जो मंत्री हैं इन्होंने ये त्यागपत्र दे दिया इसी को लेकर के। और यही वजह है कि ये कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो महिलाओं के लिए कर दिया, और एक बार की बात नहीं है, आप लोग इनको कभी चश्मा, जो जातीय चश्मा होता है, उस पहन करके मत देखिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। ये ऐसे शख्स थे जिनके बारे में मतलब बहुत सारे लोग बुरा भी कहते हैं और पूरी दुनिया सबसे अच्छा कहती है। आज तक भारत को छोड़ करके कोई दूसरा देश नहीं है जो कभी भी कुछ बोल दे। महात्मा गांधी पे बोल दिया है, विवेकानंद पे भी बोल दिया है, बहुत सारे लोगों पे बोल दिया है अदर कंट्री, लेकिन कभी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और यही जो है ना, कहता है कानून के मुताबिक बेटों और बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर हिस्सा यही सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में लागू होते हैं। कौन सा? हिंदू अधिकार अधिनियम 2005, है ना। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं नगरों का स्थानीय स्वशासन, जैसे स्थानीय स्वशासन की बात करें, नगरों का, जिसको नगर पंचायत हम लोग बोलते हैं, जिसका 74वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना जो होती है ना, वो 1952 में होती है, 15 अगस्त 1952 को, है ना। 15 अगस्त 1952 को होती है। तो चलिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो है आपका बहुत बढ़िया यहाँ पे आपको मिलेगा, एग्ज़ाम के व्यू से हम लोगों ने इसको तैयार किया है। तो अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से आते हैं, जो कुछ NCERT का हम लोग विविध डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप अपने दोस्तों के बीच में और अपने साथी संगियों के बीच में एक बार ज़रूर शेयर करें, है ना। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि आपका सहयोग और आपका जो प्रेम है वो हमें मिल सके। और इसके लिए ज़रूर आप कमेंट्स करें, और आपको क्या दिक्कत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ करके, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।